दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसों को खींचता है। और ये सही भी है, मगर तब जब आपको ये पता हो कि आपको अपना पैसा कहां और कब लगाना है। क्योंकि इस मार्केट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपना पैसा लगाकर उस पर अच्छे से अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है, मगर उसे ये पता ही नहीं होता कि वो अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करे। इसलिए ज्यादातर लोग या तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा वे लोग अपना सारा पैसा एफडी में लगा देते हैं, अर्थात फिक्स डिपॉजिट। और अगर आप एफडी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 7 से 8% तक का ही रिटर्न मिलता है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी अमीर व्यक्ति के बारे में कभी ये सुना है कि उसने अपना सारा पैसा एफडी में लगा दिया है? नहीं ना, क्योंकि इस दुनिया के सभी अमीर लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपना पैसा कब और कहां लगाना है, जिससे वो अपने पैसे से और अधिक पैसा कमा सकें, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न ले सकें। और फाइनेंस की लैंग्वेज में इसे कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहते हैं। अब इस शब्द को सुनकर आपके मन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जरूर याद आ रहा होगा। जी हाँ, जो आपने बचपन में पढ़ाई की थी, तो ये भी कुछ वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो फेरबदल होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं। चलो इसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश के 2 बेटे हैं, रवि और श्याम। सुरेश अपने दोनों बेटों को नियमित रूप से हर महीने 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करते हैं, जिसमें से रवि अपनी पॉकेट मनी को बहुत ही सोच समझकर खर्च करता है और उनमें से वो कुछ पैसे बचा भी लेता है, जिसे वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ श्याम एक बहुत ही खर्चीला व्यक्ति है, जिसके हाथों में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता और वो अपने सारे पैसे केवल फिजूल की चीजों पर ही खर्च कर देता है। उसका मानना है कि खाओ पियो और ऐश करो, ये सेविंग वगैरह में कुछ नहीं रखा। अपने दोनों बेटों की इन हरकतों को देखते हुए सुरेश ने यह डिसाइड किया कि वो अब अपने दोनों बेटों को मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना और उन्हें मैनेज करना सिखाएंगे। इसलिए सुरेश ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहते हैं, आज से मैं पूरे 1 साल के लिए तुम दोनों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूं। ये सुनकर रवि और श्याम तो बहुत खुश हुए। तभी सुरेश अपने दोनों बेटों से कहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि इस पॉकेट मनी को तुम केवल 2 ही तरीके से ले सकते हो। पहला तरीका है कि तुम मुझसे हर महीने 1000 रुपए ले जाओ, और दूसरा तरीका है कि तुम पहले महीने मुझसे 10 रुपए लो, फिर अगले महीने 20 रुपए, उसके अगले महीने 40 रुपए। मतलब कि मैं हर महीने वो तुम्हारी अमाउंट डबल करता जाऊंगा, और वो भी पूरे 1 सालों तक। इस पर रवि और श्याम ने काफी सोच विचार किया और आखिरकार वो दोनों अपने पिता की बात मान गए। रवि थोड़ा समझदार था और वह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानता था, इसलिए उसने दूसरा तरीका चुना, यानी कि वह पहले महीने 10 रुपए लेगा और उसके अगले महीने 20 रुपए और उसके अगले महीने 40 रुपए, और इसी प्रकार हर महीने उसकी अमाउंट डबल होती जाएगी। वहीं पर श्याम, जो कि बहुत खर्चीला था, वो बहुत लालची भी था। उसे लगा, यार 10-20 रुपए में भला क्या होने वाला है, इतनी महंगाई में मैं उन 10-20 रुपए से क्या कर लूंगा। इससे अच्छा है मैं सीधा 1000 रुपए लेता हूँ। इससे मैं जी भर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह भी कर लूंगा और जिस पे मन चाहेगा मैं उस पे खर्च करूंगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि मैं तो 1000 वाले तरीके से ही अपनी पॉकेट मनी लूंगा। सुरेश उन दोनों की बात मान जाते हैं। इसलिए पहले महीने रवि को केवल 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन वहीं पर शाम को पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। इसी प्रकार अगले महीने रवि को केवल 20 रुपए तो शाम को 1000 रुपए, और इसी प्रकार वह अपने दोनों बेटों को करीब 6 महीनों तक इसी प्रकार पॉकेट मनी देते जाते हैं। और इन 6 महीनों में शाम को जहां पर पूरे 6000 रुपए मिल चुके होते हैं, वहीं पर रवि को केवल 320 रुपए मिले होते हैं। लेकिन रवि तब भी खुश था और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने शांति से
पूरे 1 साल खत्म होने का इंतजार किया और देखते ही देखते 1 साल भी बीत गए और साल के अंत में श्याम के पास जहां पर पूरे 12,000 रुपए थे, वहीं पर रवि के पास उसकी पॉकेट मनी का अमाउंट लगातार बढ़ते हुए अब 20,480 रुपए हो चुका था। रवि बिल्कुल सही था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से उसका पैसा श्याम से करीब 19,000 रुपए ज्यादा था। तो अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि एक छोटा सा 10 रुपए का अमाउंट मात्र 1 साल के अंदर करीब 20,000 रुपए तक पहुंच गया। तो यहीं पर आप एक बार ये भी सोच लीजिए कि अगर ये अमाउंट इसी प्रकार रवि और श्याम को मिलता रहता तो करीब 3 साल के समय में रवि का अमाउंट कुल बिलियंस में हो जाता। और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरू में तो आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि 10 रुपए का अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये कहते फिरते हैं कि भला पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे पैसे कितने ही इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। लेकिन एक वास्तविकता मैं और भी आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो शुरुआती ईयर्स में उसे ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिलती है, जिस कारण लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बीच राह में ही छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को इग्नोर करता हुआ लॉन्ग टर्म के लिए रुकता है तो उसका यह इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न देता है कि जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया है। अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या, लेकिन अगर हम इसे मार्केट में अप्लाई करते तो ये हमारे लिए किस प्रकार रिजल्ट निकाल कर देता है, ये हमें कितने रिटर्न निकाल कर दे सकता है। चलिए अब इसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझते हैं। 3 दोस्त थे जिनका नाम था राम, अभय और विवेक, जिन्होंने अभी अभी फिलहाल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और ग्रेजुएशन पूरा करते ही उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी और तीनों की ही उम्र करीब 22 साल है। पहली इनकम आते ही तीनों ने यह डिसाइड किया कि वह अपनी इनकम का 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। राम का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही एवरेज है। उसके पापा बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने बेटे से बोल रखा था कि वह शेयर और स्टॉक जैसी इस मार्केट के झमेले में ना पड़े, वह हमेशा इससे दूर रहे और चुपचाप अपना सारा पैसा यानी कि वो 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर दे। वहीं पर राम की माँ उसे ये सलाह देती है कि बेटा, गोल्ड की कीमत कभी भी कम नहीं होती, इसलिए तू अपना सारा पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना। राम अपने माता पिता की बात सुनकर उनकी बात मान लेता है और वह दोनों को खुश करने के लिए 10,000 में से 5,000 एफडी में लगाता है और बचे हुए 5,000 वह गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। वहीं पर दूसरा मित्र यानी कि अभय, जो एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता है और उसे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी खुली छूट मिली हुई है। वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में जगह जगह रिसर्च करता है और कुछ एक्सपर्ट की सलाह लेता है और फिर वो अपने 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करता है और बचे हुए 5,000 रुपए वह हर महीने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वहीं पर तीसरा मित्र यानी कि विवेक, जो कि कॉलेज के टाइम से ही रिच लोगों को बहुत पसंद करता है और वह उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना उसे अच्छा लगता है। साथ ही उसे मार्केट में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए उसने पहले से ही काफी रिसर्च भी कर रखी थी। वह शुरू से ही वॉरेन बफेट और अन्य कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बुक्स और थॉट्स को स्टडी करता रहता है और जिस कारण उसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ भी है, इसलिए वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को भी अच्छी तरह से समझता है। और इसीलिए विवेक ये फैसला लेता है कि वो अपने पूरे के पूरे 10,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में लगाएगा और वह वैसा ही करता है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब बात आती है तीनों के कंपैरिजन की। तो अब से करीब 30 साल बाद जब उन तीनों की उम्र करीब 50 प्लस हो गई है तो तीनों के ही 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 30 साल पूरे हो चुके हैं। और यदि हम 10,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो तीनों ही दोस्तों ने करीब 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% हिस्सा एफडी में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 18 लाख रुपए, जो 30 साल बाद 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़कर हो गए हैं 61 लाख रुपए।
और वहीं पर उसने बचे हुए 50% पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे, जो 8% के रेट से आज 18 लाख से बढ़कर 74 लाख हो चुके हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, भारत में पिछले 30 से 40 सालों में गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में एवरेज इतना ही रिटर्न दिया है। तो अब 30 साल बाद अगर हम राम का टोटल पोर्टफोलियो देखें तो 61 लाख प्लस 74 लाख, जिसका टोटल होता है 1 करोड़ 35 लाख रुपए। तो अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम 1 करोड़ 35 लाख रुपए तो उसने कमा लिए। लेकिन यहीं पर तो दिक्कत है कि इतने सालों में महंगाई भी तो बहुत बढ़कर ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू भी लगातार कम होती जा रही है। और अगर हम पिछले कुछ सालों से महंगाई का एक एवरेज रेट लेकर चलें तो वो ज्यादातर 7.5% के आसपास रही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो करंट टाइम में राम के पोर्टफोलियो की वैल्यू महंगाई से एडजस्ट करने के बाद मात्र 36 लाख रुपए ही बचते हैं। यानी कि 30 सालों में राम ने कुछ भी नहीं कमाया। जितना पैसा राम ने इन्वेस्ट किया था 30 सालों बाद अंत में उसे उतना ही रिटर्न के रूप में मिला है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि राम को यहाँ पर प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। और यही कारण है कि इतने सालों से एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोग आज भी मिडिल क्लास में ही रह गए हैं। वे चाहते हुए भी अमीर नहीं बन पाते। सालों की मेहनत और सेविंग्स करने के बाद भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और इसका केवल एक ही कारण है, उनके इन्वेस्टमेंट का ये तरीका, जो गलत है। तो चलिए अब बात करते हैं अभय की। अभय ने अपना 50% अमाउंट डेब्ट फंड में डाला था और वहीं पर बचा हुआ 50% एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो डेब्ट फंड से पूरे 30 सालों बाद उसे 61 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। और वहीं पर श्याम ने 5,000 रुपए की जो एसआईपी की थी म्यूचुअल फंड्स में, वो 14% के साथ 30 साल बाद उसे रिटर्न के रूप में मिलते हैं 2.4 करोड़ रुपए। तो टोटल किया जाए तो 30 सालों बाद 61 लाख प्लस 2.4 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 3 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए तो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब अगर वहीं पर हम बात करें विवेक की, जिसने अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, उसके 36 लाख रुपए 30 सालों बाद 15% के रिटर्न के हिसाब से पूरे 6 करोड़ रुपए हो गए। और इतने सालों की मेहनत और मार्केट की उसके नॉलेज के कारण वह अपने तीनों दोस्तों से सबसे ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर पाया। और अगर करंट टाइम के हिसाब से अगर हम महंगाई को एडजस्ट करके भी देखें तो भी उसके रिटर्न की वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए होगी, जो देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया अमाउंट है। इस अमाउंट से एक व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता है और अगर वो चाहे तो अपना खुद का कोई नया व्यापार या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है। सो गाइस, देखा आपने, राम, अभय और विवेक ने एक साथ ही इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन तीनों का इन्वेस्टमेंट तरीका अलग अलग था, जिस कारण राम को रिटर्न के रूप में 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले। लेकिन अगर हम महंगाई एडजस्ट करें तो देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं थे। जितने पैसे उसने लगाए उसे उतने ही पैसे मिले। वहीं पर अभय को एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, उसने 3 करोड़ रुपए का एक अच्छा रिटर्न कमाया है। और रही बात विवेक की, तो विवेक अपने तीनों दोस्तों में सबसे आगे निकला, उसे करीब 6 करोड़ रुपए का एक बेहतरीन रिटर्न मिला है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि विवेक पहले से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसकी नॉलेज और उसकी मेहनत के कारण आज उसे एक बेहतरीन रिटर्न मिला है, जिससे वह अपना बचा हुआ जीवन आराम से बिता सकता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो स्कूल में हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जगह पर केवल सिंपल इंटरेस्ट ही सिखाया गया था। और सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है और बहुत सरल भी था। और यही कारण है कि हमारा माइंड भी अब सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है, उसे सारी चीजें सिंपल ही चाहिए। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम सिंपल इंटरेस्ट वाला ये माइंडसेट छोड़कर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला माइंडसेट अपनाएं। अगर आप अच्छी तरह से मार्केट पर रिसर्च करके अपने पैसों को सही जगह पर काम पर लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और एक अच्छा रिटर्न लेकर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। वैसे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।